तो हाय गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 का जो रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है एक बार देख लीजिए। रांची यूनिवर्सिटी और जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है, दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पर जो आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी ये पढ़ना है। पेपर का नाम है आधुनिक भारतीय भाषा। तो आप लोगों को रांची यूनिवर्सिटी में भी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में भी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 दोनों में ही सिलेबस आप लोगों का है। तो यहाँ पर यह होता है कि जो सेमेस्टर 1 में आप लोग हिंदी पढ़े तो आप लोगों को सेमेस्टर 2 में यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और यदि आप सेमेस्टर 2 में यहाँ पर इंग्लिश पढ़े तो आप लोगों का सेमेस्टर 1 में आप इंग्लिश पढ़ें तो सेमेस्टर 2 में आप लोगों को हिंदी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, समझ गए? यानी कि आप लोग सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़िएगा तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, और सेमेस्टर 1 में आप लोग इंग्लिश पढ़िएगा तो सेमेस्टर 2 में हिंदी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 जो भी पढ़िएगा सिलेबस दोनों का सेम रहता है। ठीक है, तो आप लोगों का रांची यूनिवर्सिटी का फिलहाल भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का हिंदी है, MIL हिंदी है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाने वाला है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन है वो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें समय जो रहेगा 1.5 घंटा दिया रहेगा। समय रहेगा 1.5 घंटा, और आप लोगों का यहाँ पर 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। 15 नंबर का यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा। 15 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर 3 बनाना रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों के यहाँ से 45 मार्क्स मिल जाएगा, और एक एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों के यहाँ पर 5 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ से एक एक नंबर वाला में। तो यानी कि आप लोगों के यहाँ पर जो टोटल एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, समय रहेगा 1.5 घंटा। तो चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे आप लोगों का पहले यहाँ पर देख लीजिए, 2 इकाई पढ़ना है। इकाई 1 और इकाई 2 पढ़ना है। इकाई 1 में बापू दिनकर के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो दिनकर हैं, जो कवि हैं, वो बापू के बारे में यहाँ पर कविता लिखते हैं। तो इसी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है इकाई 1 में। और आप लोग इकाई 2 में, जैसे मैं साफ कर लेता हूँ इसको। देखिए, इकाई 2 में आप लोगों को पारिभाषिक शब्दावली पढ़ना है, व्यवहारिक हिंदी, कार्यालय हिंदी, और वित्तीय हिंदी, तकनीकी हिंदी पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ लोग पढ़े होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग और कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे। तो नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बता दूं कि जो आप लोगों का जितना भी पेपर है सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का छात्र जो लोग हैं, जितना आप लोगों को पेपर पढ़ना होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को हर एक सेमेस्टर के जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को प्रोवाइड करता हूँ फ्री में। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो को PDF को लेना, तो आप लोग यहाँ पर नंबर मैं दे रहा हूँ, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9301483451। ठीक है, अब देख लीजिए 9301483451। ठीक है, ये नंबर है, आप लोग उसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को यह जो PDF है वो बिल्कुल फ्री में भेज दूंगा। ठीक है, बस आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, तो सिलेबस देख लिए। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट BVI जो क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना है, वो मैं चूज करके यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बापू कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि कह देगा जो बापू कविता है उसका सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर, बापू कविता में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और उनके महान आदर्शों का वर्णन किया है। यानी कि जो बापू कविता है, बापू कविता की जो रचना किए हैं वो जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर है उन्होंने लिखा है। और उन्होंने जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और उनके महान आदर्शों का वर्णन करते हुए यह लिखा है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को यहाँ पर रटा नहीं मारना है, आप लोगों को यहाँ पर याद नहीं करना है। ठीक है, बस आप लोगों को समझते चलना है, बस समझ समझ कर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है गाइज, तो चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता कराने के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने बिना हथियार उठाए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया और देशवासियों को एकजुट किया। कवि के अनुसार गांधी जी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग और मानवता के प्रतीक थे। उन्होंने गरीब, किसानों और शोषित लोगों के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन सादगी और त्याग से भरा हुआ था। ठीक है, तो जो यहाँ पर महात्मा गांधी जी थे, जिनको हम लोग प्यार से बापू भी बोलते हैं, उन्होंने स्वतंत्रता जो भारत है, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई यहाँ पर महत्वपूर्ण संघर्ष किए। उन्होंने बिना किसी हथियार उठाए, बिना हथियार के उन्होंने भारत देश को आज़ाद यहाँ पर करा दिया। ठीक है, अंग्रेज थे, अंग्रेज जो भारत को गुलाम किए थे, तो महात्मा गांधी जी ने केवल सत्य और अहिंसा के बल पर यहाँ पर भारत को यहाँ पर
स्वतंत्रता दिलाए थे। और कवि जो हैं और जो रामधारी सिंह दिनकर कवि, उन्होंने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग, मानवता के प्रतीक थे। ठीक है, जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने हमेशा सत्य, अहिंसा, प्रेम और त्याग और मानवता का यहाँ पर अपने जीवन में अपनाया था। उन्होंने गरीब किसानों और शोषित लोगों के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन सादगी और त्याग से भरा हुआ था। ठीक है, वो कभी भी अपना स्वार्थ के लिए नहीं संघर्ष किए थे। वो जो महात्मा गांधी जी थे वो दूसरों के भलाई के लिए, गरीब किसानों को, दलित वर्गों को यहाँ पर आज़ादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, कविता में महात्मा गांधी जी के निधन पर कवि की पीड़ा और पूरे राष्ट्र के दुख को व्यक्त किया गया है। गांधी जी के जाने से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और अपने शब्दों में वहाँ पर उत्तर देना है। ठीक है, वहाँ पर एग्जाम में लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, तो आप लोगों को कोशिश करना है कि इसको समझकर अपने ही शब्दों में वहाँ पर लिखना है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप लोग रट्टा मार लिए, रट्टा मार के वहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप लोग गांधी के बारे में है, महात्मा गांधी सभी लोग जानते हैं, जो बापू हैं उनके बारे में सभी लोग जानते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है, जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन जरूर लिखिएगा, इससे आप लोगों को नंबर अच्छा मिलता है। निष्कर्ष है कि बापू कविता गांधी जी के महान व्यक्तित्व, उनके आदर्शों और राष्ट्र के प्रति उनके योगदानों को श्रद्धापूर्वक याद करने वाली कविता है। ठीक है, यह जो बापू कविता है, बापू कविता में दिनकर जो है उनके जो आदर्श है, उनके व्यक्तित्व है और जो उन्होंने योगदान दिया है, उनको यहाँ पर याद करने वाला कविता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बापू कविता के आधार पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व एवं आदर्शों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बापू कविता में महात्मा गांधी का व्यक्तित्व अत्यंत महान और प्रेरणादायक रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जो रामधारी सिंह दिनकर रहते हैं, वो बापू को यहाँ पर अत्यंत महान और प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत करते हैं। गांधी जी के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं, पहला जो था वो सत्य के पुजारी थे। ठीक है, उन्होंने हमेशा सत्य बोला, सत्य का साथ दिया, ये सत्य के पुजारी थे। ठीक है, गांधी जी ने जीवन भर सत्य का पालन किया। उनका मानना था कि सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है, दूसरा जो था वो अहिंसा के समर्थक थे, यानी कि उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा को संघर्ष का हथियार बनाया। यानी उन्होंने जब भी सब वहाँ पर भारत की आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किए, आंदोलन किए, ठीक है, तो उन्होंने कभी भी हथियार नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने अहिंसा के जोर पर भारत को आज़ादी दिलवाई। ठीक है, चलिए तीसरा जो है त्याग और सादगी। गांधी जी का जीवन बहुत सरल था। वे साधारण वस्त्र पहनते थे और सामान्य जीवन जीते थे। आप लोग देखे होंगे कि जो गांधी जी थे वो एक ही धोती पर जो नीचे भी पहनते थे और ऊपर भी ओढ़ लेते थे। ठीक है, तो उनका जो वेशभूषा था वो बिल्कुल साधारण था, वो खादी के वस्त्र पहनते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गरीबों के प्रति प्रेम। वे गरीबों और शोषित लोगों को समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे, यानी कि उन्होंने गरीबों के हित के लिए काफ़ी यहाँ पर संघर्ष किए। पांचवा है कि राष्ट्र प्रेम। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, छठवां है कि मानवता और प्रेम। गांधी जी सभी मनुष्यों से प्रेम और समान व्यवहार की शिक्षा देते हैं। ठीक है, निष्कर्ष है कि गांधी जी का जीवन सत्य, अहिंसा, त्याग, सादगी और मानवता के आदर्शों पर आधारित था। इसलिए वे केवल भारत के नहीं बल्कि पूरी मानवता के महान नेता थे। ठीक है, यहाँ पर जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष आप लोग यहाँ पर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसी को लाइन बाय लाइन कॉपी करके वहाँ पर एग्जाम में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप लोग अपने शब्दों में यहाँ पर उत्तर देना है, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर उत्तर लिख दिया हूँ। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है कि बापू कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बापू कविता का केंद्रीय भाव महात्मा गांधी के महान व्यक्तित्व और उनके आदर्शों के प्रति श्रद्धा और सम्मान है। कवि ने गांधी जी को सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता का प्रतीक माना है। गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यानी कि जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने अपना जितना भी जीवन था, उन्होंने अंतिम अंतिम समय तक भारत को यहाँ पर आज़ादी दिलाने के लिए अपना प्राण का यहाँ पर न्यौछावर कर दिया। ठीक है, उन्होंने बिना हिंसा के अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया और देशवासियों में एकता की भावना पैदा की। गांधी जी की वृत्तियों से पूरे देश दुखी हो गया। कवि
को लगता है कि देश ने अपने महान मार्गदर्शक को खो दिया है, फिर भी गांधी जी के विचार और आदर्श आज भी लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार कविता का मुख्य भाव गांधी जी की प्रति श्रद्धा, राष्ट्र प्रेम और उनके आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि बापू कविता में व्यक्त राष्ट्र प्रेम और गांधी जी के विचारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो बापू कविता में राष्ट्र प्रेम की भावना बहुत गहराई से व्यक्त हुई है। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे देश के गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे। ठीक है। जब भारत यहाँ पर गुलाम था तो उन्होंने अपना पूरा जो जीवन था वो भारत को यहाँ पर आज़ादी दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। गांधी जी के प्रमुख विचार थे कि सत्य का पालन करना था, अहिंसा के मार्ग को अपनाना था, उन्होंने कभी भी हिंसा नहीं किया था। और तीसरा है कि सभी धर्मों का सम्मान करना, गरीबों और कमज़ोर लोगों की सहायता करना, सादगीपूर्ण जीवन जीना, देश की सेवा करना। गांधी जी का राष्ट्र प्रेम केवल देश की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। वे एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जहां सभी लोग समान हो और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। ठीक है। यानी कि गांधी जी का हमेशा से मानना था कि एक ऐसा भारत देश बने जहां पर सभी को समान अधिकार और किसी के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है। कवि ने गांधी जी के जीवन और विचारों के माध्यम से देशवासियों को राष्ट्र सेवा, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। यहाँ पर कंक्लूजन है कि कविता में गांधी जी का राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा, सत्य और अहिंसा के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। पांचवा जो क्वेश्चन है कि बापू कविता के काव्य सौंदर्य एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। ठीक है। तो बापू कविता के जो काव्य सौंदर्य अत्यंत प्रभावशाली और भावपूर्ण है। भाव सौंदर्य कविता में गांधी जी की प्रति श्रद्धा, प्रेम, दुख और राष्ट्र प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। और इसका जो भाषा है, कविता की भाषा सरल, प्रभावशाली और यहाँ पर भावपूर्ण है। इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तीसरा शैली क्या था? तो कविता की शैली वर्णनात्मक और भावात्मक है। कवि ने गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके आदर्शों का सुंदर वर्णन किया है। जो रामधारी सिंह दिनकर होते हैं वो यहाँ पर महात्मा गांधी जो होते हैं, महात्मा गांधी के जो उनका आदर्श था उनको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। ठीक है। इसमें कौन सा रस है देख लीजिए। तो कविता में मुख्य रूप से करुण रस और वीर रस की भावना दिखाई देती है। ये जो क्वेश्चन है ये पूछ सकता है एक नंबर में भी कि जो महात्मा गांधी की यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो बापू कविता है उसमें किस किस रस का प्रयोग किया गया है। तो करुण रस और वीर रस की भावना दिखाई देती है। ठीक है। गांधी जी के निधन के कारण करुणा भाव उत्पन्न होता है, जबकि उनके संघर्ष से वीर का भाव अनुभूति होती है। ठीक है। अलंकार कौन सा है? तो कविता में उपमा, रूपक और अनुप्रास जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है। प्रभाव कविता में पाठकों के मन में गांधी जी के प्रति सम्मान और देश प्रेम की भावना उत्पन्न करती है। बापू कविता भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से एक प्रभावशाली रचना है। इसमें गांधी जी के महान व्यक्तित्व और आदर्शों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। तो गाइज आप लोगों का जो यूनिट 1 था, यूनिट 1 में 5 क्वेश्चन था। ये जो 5 क्वेश्चन है आप लोग याद कर लेते हैं तो आप मेरा यकीन मानिए कि जो आप लोगों का चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन आएगा उसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटने वाला नहीं है। बस आप लोग 5 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। ठीक है। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप लोग कमेंट करके यहाँ पर व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। मैं अपना नंबर दिया हूँ ऊपर। ठीक है। एक बार नंबर लिख लीजिए और 9301483451। ठीक है। आप लोग यहाँ पर कॉल नहीं करना है, कल व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर जो चैप्टर 2 है उसका नाम है परिभाषिक शब्दावली एवं हिंदी के विभिन्न रूप। ठीक है। तो देख लीजिए परिभाषिक शब्दावली सब क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। तो किसी विशेष विषय, क्षेत्र या विज्ञान में प्रयोग किए जाने वाले निश्चित अर्थ वाले शब्दों को परिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई विषय है। ठीक है। जैसे कोई भी विषय होता है। ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र में जो मुद्रास्फीति शब्द है, ठीक है, जिसका जो अर्थ होता है, जिसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है, पहले से निश्चित किया जाता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग परिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी विषय, मान लीजिए कोई विषय
हो गया, जैसे मैथ हो गया, गणित हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, विज्ञान हो गया, उसका कुछ ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग केवल उसी विषय में किया जाता है। जैसे विज्ञान में हम लोग गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करते हैं, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का प्रयोग करते हैं हम लोग विज्ञान में, ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, उसी को हम लोग यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, ठीक है। इसका प्रमुख विशेषता क्या है, तो पहला जो है निश्चित अर्थ, यानी कि प्रत्येक शब्द एक निश्चित अर्थ होता है। मान लीजिए जितना भी शब्द है, मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, और राजनीति में जो लोकतंत्र शब्द है, सभी का मीनिंग यहाँ पर फिक्स रहता है, यानी कि निश्चित रहता है, ठीक है। इसका जो इसका जो मीनिंग है वो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। दूसरा जो है अस्पष्टता, इसका अर्थ है कि अस्पष्ट और आसानी से समझने योग्य होता है, ठीक है, यानी कि यह जो शब्द होता है बिल्कुल स्पष्ट होता है, ठीक है, इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा जो है एक रूपता, एक शब्द का प्रयोग सामान्यतः एक ही अर्थ में किया जाता है, यानी कि यह जो शब्द है, एक शब्द का प्रयोग हम लोग एक ही अर्थ के लिए किया करते हैं। जैसे मान लीजिए विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण है, तो इसको हम लोग किसी अन्य जगह पर प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चौथा जो है विषय विशेष से संबंध, इसका प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र में होता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति हो गया, मुद्रास्फीति हम लोग केवल अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। पांचवा जो है संक्षिप्तता, यानी कि कम शब्दों में विशेष अर्थ व्यक्त किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो यह संक्षिप्त होता है, ठीक है, और इसका जो अर्थ होता है वो बिल्कुल समझने योग्य होता है, ठीक है। इसका क्या महत्व है, तो पारिभाषिक शब्दावली विज्ञान, शिक्षा, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों में विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायता करती है, ठीक है। इसका क्या महत्व है कि मान लीजिए कोई सभी विषय हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गया, प्रशासन हो गया, जितना भी शब्द हैं ये सभी शब्दों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए किया जाता है प्रयोग, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली किसी भी विशेष विषय की भाषा को स्पष्ट, वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाती है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि व्यवहारिक हिंदी क्या है, इसके स्वरूप एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो हिंदी भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग दैनिक जीवन, कार्यालय, व्यापार, शिक्षा, प्रशासन और विभिन्न व्यवहारिक कार्यों में किया जाता है, व्यवहारिक हिंदी कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं जो शब्द, उसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं व्यवहारिक हिंदी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप कैसा है, कार्यालय हिंदी, व्यवसाय हिंदी, वित्तीय हिंदी, तकनीकी हिंदी, प्रशासनिक हिंदी, जनसंचार की हिंदी, ठीक है, ये सभी क्या है यहाँ पर व्यवहारिक हिंदी है। चलिए इसका महत्व जो क्या है, इम्पोर्टेंस, तो दैनिक जीवन में संचार के लिए उपयोग होती है, कार्यालय में कामकाज को सरल बनाती है, व्यापार और रोजगार में सहायक है, सरकारी कार्यों में उपयोगी है, और पांचवा जो है विज्ञान और तकनीकी ज्ञान को समझने में सहायता करती है, ठीक है। व्यवहारिक हिंदी हिंदी भाषा का ऐसा रूप है जो वास्तविक जीवन के कार्यों में सीधे उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कार्यालय हिंदी की परिभाषा देते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, एक कुछ कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, जैसे कार्यालय हिंदी हो गया, वित्तीय हिंदी हो गया, व्यवहारिक हिंदी हो गया, पारिभाषिक शब्दावली हो गया, ये सभी को आप लोगों को अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि यही सबसे आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इससे एक भी बाहर नहीं आने वाला है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एक बार यहाँ पर देख लीजिए, सिलेबस में दिखा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए जो पारिभाषिक शब्दावली है, इसको व्यवहारिक हिंदी हो गया, कार्यालय हिंदी हो गया, और वित्तीय हिंदी हो गया, तकनीकी हिंदी हो गया, ये जितना भी टॉपिक है सभी को एक बार आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो 5-6 घंटा में आप लोगों का एक जो सिलेबस है वो कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग का है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कि कार्यालय हिंदी की परिभाषा देते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में पत्र, आवेदन, आवेदन सूचना और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले हिंदी को कार्यालय हिंदी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो सरकारी हो गया और गैर सरकारी जगहों पर हम लोग जो पत्र लिखने, आवेदन या जो सूचना हो गया या अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए जो प्रयोग करते हैं, जो शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर कार्यालय हिंदी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका क्या विशेषताएं हैं, तो इसका विशेषता है कि सरल और स्पष्ट भाषा, यानी कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे आसानी से समझा जा सके,
ठीक है। यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो बिल्कुल भी सरल और स्पष्ट जो भाषा होता है उसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है संक्षिप्तता, यानी कि अनावश्यक विस्तार से बचाता है, यानी कि काफ़ी यहाँ पर लंबा चौड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग यहाँ पर जो मेन यहाँ पर फैक्ट है, जो मेन पॉइंट है, आप लोग उसी को यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। तीसरा जो है औपचारिकता, यानी कि भाषा में यहाँ पर शिष्टता और औपचारिकता होती है, ठीक है। चौथा जो है तथ्यात्मकता, यानी कि इसमें कल्पना के बजाय तथ्यों का प्रयोग होता है, इसमें फैक्ट का केवल यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। पांचवा है निश्चित प्रारूप पत्र, यानी कि पत्र आदेश और सूचना का एक निश्चित प्रारूप होता है, ठीक है। यहाँ पर एक निश्चित मीनिंग होता है। छठवा जो है निष्पक्षता, यानी कि व्यक्तिगत भावनाओं का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण देख लीजिए कि सरकारी पत्र हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, अधिसूचना हो गया, आवेदन पत्र और कार्यवृत्त, ये जो आदि सभी है ये सब यहाँ पर कार्यालय हिंदी का यहाँ पर उदाहरण है, ठीक है। कार्यालय हिंदी प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित और स्पष्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि जो कार्यालय हिंदी होता है, कार्यालय हिंदी यहाँ पर प्रशासनिक के कार्यों में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि वित्तीय हिंदी क्या है, इसके महत्व एवं प्रयोग क्षेत्र को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए वित्तीय, यानी कि वित्त से आप लोग क्या समझते हैं, फिनांस। वित्त बैंकिंग व्यापार कर बजट और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले हिंदी को वित्तीय हिंदी कहते हैं, ठीक है। यानी कि बैंकिंग हो गया, व्यापार हो गया, कर हो गया, बजट हो गया, आर्थिक जो गतिविधि होते हैं, ये सभी जो गतिविधि होते हैं, ये सभी में जो सब प्रयोग होता है उसी को हम लोग वित्तीय हिंदी कहते हैं, ठीक है। वित्तीय हिंदी का प्रयोग कहाँ करते हैं, बैंक में करते हैं। बजट हो गया, आयकर हो गया, जीएसटी हो गया, बीमा हो गया, लेखा जोखा हो गया, ये सभी क्या है, वित्तीय हिंदी का उदाहरण है। शेयर बाजार हो गया, आर्थिक योजनाएं हो गया, इसका क्या महत्व है, तो वित्तीय जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाती है, ठीक है। जो यहाँ पर जो वित्तीय जानकारी होता है उसको आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है वित्तीय हिंदी, ठीक है। बैंकिंग सेवाओं को समझने में सहायता करती है, सरकारी आर्थिक योजनाओं को जानकारी देती है, व्यापार और आर्थिक कार्यों में उपयोगी है, आर्थिक विषयों को सरल भाषा में समझाने में सहायक है। वित्तीय हिंदी आर्थिक और वित्तीय जानकारी को सरल एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का माध्यम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तकनीकी हिंदी की आवश्यकता एवं महत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो विज्ञान, तकनीक, कंप्यूटर, चिकित्सा और इंजीनियरिंग क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी को तकनीकी हिंदी कहते हैं। तकनीकी हिंदी क्यों आवश्यक है, तो आज विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग हर क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए तकनीकी ज्ञान को हिंदी में उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि हिंदी भाषी लोग भी इसका लाभ उठा सके। यानी कि भारत जो है, भारत में अभी भी अधिकांश जो जनता है वो हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो तकनीकी हिंदी का यहाँ पर जो आवश्यकता है, जो तकनीकी हिंदी है, तकनीकी हिंदी यह यहाँ पर सुनिश्चित करता है कि सभी लोग जो है वो विज्ञान जो शब्द है, विज्ञान का जो हो रहा है एक्सपेरिमेंट, इस तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, वो सभी जो जानकारी होता है वो सभी इंग्लिश में होता है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर किया जाता है। तो तकनीकी हिंदी का यहाँ पर जो कार्य है वो सभी लोगों को क्या करता है कि जो विज्ञान जो हो रहा है और तकनीकी का जो प्रयोग हो रहा है, और सभी जो है वो जितने भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो सभी तक जो इसका जानकारी है उसको पहुंचाना होता है, ठीक है। इसका क्या महत्व है, तो विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान को सरल बनाती है, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करती है, ग्रामीण और सामान्य लोगों तक तकनीकी जानकारी पहुंचती है, कंप्यूटर और डिजिटल तकनीकी का उपयोग में सहायक है, हिंदी भाषा को अधिक और आधुनिक और वैज्ञानिक बनाती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, चिकित्सा, इंजीनियरिंग से संबंधित जो शब्दावली होता है और तकनीकी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, यानी ठीक है। ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर इंग्लिश शब्द है लेकिन यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, इंटरनेट भी इंग्लिश शब्द है, मोबाइल भी जितना भी है सब, ये सभी जो है वो यहाँ पर तकनीकी हिंदी का यहाँ पर शब्द है, ठीक है। चलिए, तकनीकी हिंदी ज्ञान विज्ञान को आम जनता तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, कार्यालय हिंदी, वित्तीय हिंदी और तकनीकी हिंदी में अंतर बताइए, ठीक है। तो कार्यालय हिंदी क्या होता है, तो कार्यालय में होने वाले सरकारी और प्रशासनिक कामों के लिए प्रयोग की जाने वाली हिंदी को कार्यालय हिंदी कहते हैं, यानी ठीक जो सरकारी और प्रशासनिक कामों में प्रयोग किया जाता है जो शब्द को, उसको कार्यालय हिंदी कहते हैं। जैसे आवेदन पत्र हो गया, सरकारी पत्र हो गया, आदेश और सूचना हो गया, ठीक है। वित्तीय हिंदी क्या होता है, तो जैसे
यहाँ पर पैसे, बैंक, बजट और आर्थिक कार्यों से संबंधित जो हिंदी का प्रयोग होता है उसी को हम लोग यहाँ पर वित्तीय हिंदी कहते हैं। ठीक है, जैसे बैंकिंग हो गया, आयकर हो गया, बजट हो गया और जीएसटी हो गया। ठीक है। तकनीकी हिंदी किसे कहते हैं? तो विज्ञान, कंप्यूटर और तकनीकी से संबंधित विषयों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी को तकनीकी हिंदी कहते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, चिकित्सा हो गया, यानी कि जो तकनीकी क्षेत्र में प्रयोग करते हैं जो शब्द, उसी को हम लोग तकनीकी हिंदी कहते हैं। ठीक है। इसका आसान सा अंतर देख लीजिए, शॉर्ट में मैंने दे दिया हूँ। तो कार्यालय हिंदी कार्यालय काम में, वित्तीय हिंदी पैसे और बैंक के काम में, तकनीकी हिंदी विज्ञान और तकनीक के काम में। ठीक है। आप लोगों को एक नंबर में पूछ सकता है कि कार्यालय हिंदी क्या है, वित्तीय हिंदी क्या है, तकनीकी हिंदी क्या है। तो आप लोग लिख दीजिएगा कार्यालय हिंदी क्या है। तो कार्यालय कार्यालय क्षेत्र में यूज होता है। वित्तीय हिंदी क्या है? पैसे और बैंक के काम में यूज होता है। तकनीकी हिंदी क्या है? तो विज्ञान और तकनीकी के काम में प्रयोग होता है। ठीक है। तो गाइज आप लोगों का ये रहे कुछ वीवीआई क्वेश्चन, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। यदि आप लोगों के पास समय कम है तो आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्क्स आने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है। और आप लोगों को किस विषय की तैयारी नहीं हुआ है आप लोग बता सकते हैं, मैं उसका पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है। तो आप लोग किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को सोल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है गाइज, तो फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।